Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 22nd July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल जीएस पेपर 1 सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसे आप हेल्थ से भी रिलेट कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट रिवैम्पिंग द स्कूल हेल्थ सर्विसेज। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज को रिवैम्प करने की जो पहल है, क्या कंसर्न्स हैं, किस तरीके से स्कूल हेल्थ सर्विसेज इवॉल्व हुए हैं, ये सब हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। And after that, our second article is important from GS paper 2 point of view. Polity and governance से आप इसे relate कर सकते हैं. It is about the ongoing outrage over the new national emblem. So these are the two important topics that we'll be covering in this video. Let's begin with it. तो हमारा पहला आर्टिकल about revamping school health services. अब अगर हम देखें तो कोविड-19 की वजह से जो स्कूल्स थे, बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर रहा स्कूल्स का। एक रिपोर्ट भी आई है कि इंडिया के अंदर एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड वी हैड वेरी प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर ऑफ स्कूल्स बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। अब इस लॉन्ग क्लोजर के बाद नाउ चिल्ड्रन ऑल अक्रॉस द इंडिया आर बैक टू स्कूल। अब इन पर्सन क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम जब हम स्कूल चिल्ड्रन को लेकर जो हमारे हेल्थ पॉलिसी मेजर्स हैं वो ले सकते हैं, और नाउ हम ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ऐसे एक्शंस ले सकते हैं विच कैन टारगेट दी स्कूल चिल्ड्रन. So that is why the article is that now we need to revamp our school health services. सबसे पहले समझते हैं कि कंसर्न क्या है। देखें, जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं, एज सच बहुत ही कम पॉलिसी अटेंशन इस पर्टिकुलर स्फेयर में जाता है, बिकॉज जब हेल्थ के नीड्स की बात आती है तो यूजुअली इसको मेडिकल केयर के साथ रिलेट कर दिया जाता है। स्कूल का और स्कूल हेल्थ सर्विसेज का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इसे लेकर जो पॉलिसी अटेंशन है ये कंपैरेटिवली कम रहता है। हाउएवर, अगर हम स्कूल एज चिल्ड्रन देखें तो स्कूल एज चिल्ड्रन में कंपैरेटिवली जो सिकनेस रेट है वो लो रहता है, एंड जिसकी वजह से जो मेडिकल केयर नीड्स हैं वो भी यहाँ पे कम रहती हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ वाइड रेंज और एज स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स। दे डू हैव दैट। उनको पर्टिकुलर एज टाइम पे कौन से हेल्थ नीड्स को हमें एड्रेस करना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो अभी फ़िलहाल जो सिकनेस रेट है वो लो है, जो मेडिकल केयर की जो नीड है वो कम है, लेकिन जब हम हेल्थ नीड्स की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। इन हेल्थ नीड्स को हम डाइटरी हैबिट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। वी कैन लिंक दिस टू अनहेल्दी डाइट, irregular sleep, lack of physical activity, mental health, their dental health, eye problem, sexual behavior, and also use of substance, use of tobacco, addiction. ये कुछ ऐसी नीड्स हैं जिनको स्कूल लेवल पे एड्रेस करना ज़रूरी है। अब हेल्थ नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्वायर हेल्थ नॉलेज। जब हेल्थ नॉलेज होगी, उसके साथ साथ जो स्कूल गोइंग एज है इसमें हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड इट इज सेड दैट कि जो स्कूल गोइंग एज के अंदर जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट हो जाता है, इट इज़ मोर लाइकली टू स्टे इन द अडल्टहुड एज वेल, क्योंकि जो स्कूल गोइंग एज है इसमें अगर आप एक हेल्दी बिहेवियर की फाउंडेशन रखेंगे तो ये फाउंडेशन उनको रेस्ट ऑफ द लाइफ उनके साथ चलेगी। सो देयरफॉर द टारगेटिंग ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो वो अभी सीखेंगे, जो वो अभी जैसा लाइफस्टाइल अपनाएंगे, वही लॉन्ग रन में वो अडल्टहुड में जाकर भी वैसी ही चीज़ें करने वाले हैं, बिकॉज स्कूल एक फाउंडेशन ले करता है। अब जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो इंडिया में किस तरह इवॉल्व हुई, देखें, अगर हम हिस्ट्री देखें तो इट गोज बैक टू 1909। 1909 एक ऐसा ईयर है जब पहली बार स्कूल हेल्थ सर्विसेज को पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया। ये तब हुआ जब हमारे पास बड़ौदा की जो प्रेसिडेंसी है वहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन की मेडिकल एग्जामिनेशन की शुरुआत हुई, जिसके बाद
1946 में सर जोसेफ बोर्ड कमिटी ने भी ये ऑब्जर्व किया कि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं इंडिया में वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, एंड वी नीड टू फोकस ऑन दैट। जिसके बाद 1953 के अंदर जो सेकेंडरी एजुकेशन कमिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उन्होंने रिकमेंड किया, कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन सामने आई कि किस तरह से हम स्कूल हेल्थ से डील कर सकते हैं, कैसे स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स चला सकते हैं। तो पहली बार 1953 के अंदर ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंटरवेंशन हमारे पास आती है। अब इसका रिजल्ट क्या था कि एक प्रोग्राम्स आए, लेकिन वो जो प्रोग्राम्स थे, जो पॉलिसीज थी, वो कुछ ही सिलेक्टेड स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट हुई। मोस्टली ये सभी के सभी प्रोग्राम्स न्यूट्रिशन के साथ डील करते थे, लेकिन जो स्कूल हेल्थ है, इट हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अ काइंड ऑफ टोकन सर्विस ओनली। कुछ जस्ट फॉर द टोकन ऑफ, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कुछ पैरामीटर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का हिस्ट्री हमारे स्कूल हेल्थ सर्विसेज का रहा है। फिर जाकर मार्च 2022 में दिल्ली गवर्नमेंट ने 20 स्कूल्स के अंदर स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए, एंड here they curated very focused service on the school going children. अब इस इनिशिएटिव के साथ जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो रिकग्नाइज होती हैं, स्पेशली द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन द पोस्ट पैंडमिक पीरियड। ये एक और चीज़ रिकग्नाइज करती है कि अगर हम करंट टाइम्स में स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, सो इट इज़ बेसिकली अ मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप। हमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है, ये काफ़ी सराहनीय है, बिकॉज इससे हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज को रिकग्नाइज कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। अब फ्रेश अप्रोच क्या है, देखें। सबसे पहले ऐसा रीज़न जिसकी वजह से जो रॉन्गली डिज़ाइन स्कूल हेल्थ सर्विसेज आती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। ये पूरे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। ऑल्सो इसको लेकर क्लैरिटी कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। इफेक्टिव स्कूल हेल्थ सर्विसेज को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी कम है और क्लैरिटी भी कम है। यहाँ पे अगर हम यूनेस्को की बात करें, यूनिसेफ की बात करें, WHO, वर्ल्ड बैंक, इन सभी ने एक इंटर एजेंसी फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसे कहा जाता है फ्रेश। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश। Fresh approach, focusing resources on effective school health. Just look at it. यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने मिलकर एक इंटर एजेंसी प्रोग्राम, एक एजेंसी फ्रेमवर्क पब्लिश किया है विच इज़ फ्रेश, जहाँ पे वो एक फ्रेश फ्रेमवर्क की बात करते हैं। व्हाट इज़ फ्रेश? इट इज़ टू फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। यहाँ पे 4 ऐसे कोर एरियाज हैं जिसे लेकर फ्रेमवर्क और जो टूल्स हैं वो प्रपोज किए गए हैं, एंड फॉर दैट देर आर सपोर्टिंग स्ट्रैटेजीज एज वेल। जो कोर एरियाज हैं, वो मेनली स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो स्कूल हेल्थ पॉलिसीज हैं उनको लेकर अपने सजेशंस देते हैं, लाइक वाटर, सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट, स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन, स्कूल बेस्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज। ठीक है जी। तो वाटर, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन, स्कूल बेस्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज, ये कोर एरियाज हैं। इसके अलावा जो सपोर्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं उसके अंदर किस तरह से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए, कम्युनिटी पार्टनरशिप कैसे होनी चाहिए, स्टूडेंट पार्टनरशिप को कैसे एनहांस किया जाए, वो सपोर्टिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनता है। अब देखो, आपका अगर आप सपोज कभी भी यू राइटिंग एन आंसर अबाउट स्कूल हेल्थ सर्विसेज, सो आपके आंसर की वैल्यू एडिशन तब हो जाएगी when you're writing about the fresh framework. You must mention fresh, focusing resources on effective school health. इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। देखिए, हम हर एक दिन एडिटोरियल्स डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपको अपने लिए जो पॉइंट्स लगते हैं कि येस आई कैन यूज दिस पॉइंट इन दिस काइंड ऑफ आंसर, ये मेरी आंसर राइटिंग में एक वैल्यू ऐड कर सकता है, जस्ट डू दैट। मेरी सजेशन ये रहेगी कि वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट स्कूल हेल्थ सर्विसेज, एक A4 शीट लगाइए, इस वीडियो में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, और आपका वैल्यू एडिशन पॉइंट में फ्रेश फ्रेमवर्क ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ गाइडलाइंस आती हैं
यूएस का सीडीसी, जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, वो एडवाइस करते हैं कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज को फोर फोर एरियाज ऐसे हैं जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले एक्यूट एंड इमरजेंसी केयर के फॉर्म में स्कूल को किस तरह एक्ट करना है, फैमिली एंगेजमेंट, एंड देन क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट एंड केयर कोऑर्डिनेशन। ये चार एरियाज यूएस के सीडीसी ने आइडेंटिफाई किए हैं: एक्यूट एंड इमरजेंसी केयर, फैमिली एंगेजमेंट, chronic disease management and care coordination। WHO के अकॉर्डिंगली जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं, दिस शुड बी डिजाइन बेस्ड ऑन लोकल नीड असेसमेंट। अब जैसे कि आप देखें कि कुछ एरियाज के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम प्रेवलेंट होती है। अब अगर आप पंजाब रीजन की बात करते हैं तो जो सदर्न बेल्ट है पंजाब की, बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर, यहाँ पे वाटर लेवल्स में जो फ्लोराइड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप बच्चों की डेंटल हेल्थ देखते हो तो वहाँ पे उनके टीथ जो होते हैं उसमें हाइपरफ्लोरिडिज्म के आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उससे किस तरह से डेंटल चेकअप कैसे होना चाहिए, कैविटी से कैसे बचना चाहिए, क्या डेंटल केयर लेनी चाहिए, तो लोकल नीड्स के हिसाब से, राइट, कि कौन सी चीज़ वहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो लोकली आपकी जो नीड असेसमेंट है वो करनी होगी। यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन के ऊपर काम करना होगा, हेल्थ एजुकेशन, यू नीड स्क्रीनिंग लीडिंग टू केयर एंड रेफरल। अगर कोई ऐसा केस है तो अर्ली टाइम पे अगर स्क्रीनिंग हो जाएगी तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। यू कैन टेक सपोर्ट एज अप्रोप्रिएट। सो दीज कुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ जो कि आप स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्कूल हेल्थ सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट किया जाए। स्कूल एज से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अर्ली असेसमेंट ऑफ डिजीजेस, इससे एक पॉजिटिव हेल्थ प्रमोट होगी, डिजीजेस प्रिवेंट होंगी, दे वुड बी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस, उसका ट्रीटमेंट होगा, फॉलो अप होगा। ऑल्सो अब बच्चों के अंदर भी जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है उससे रेज होगी। जब रेगुलर चेकअप हो रहा है, दे गेटिंग टू नो एवरीथिंग इज गुड और नॉट, अगर कुछ है तो कैसे उसको ठीक करना है। तो बच्चे के अंदर भी छोटी उम्र से एक हेल्थ कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो वहाँ से डेवलप करेंगे। एंड इससे इवन जो स्कूल एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी हेल्दी होगा, इट विल एनेबल दैट एज वेल। देयर आर मेनी कंट्रीज जो कि सक्सेसफुली इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दीज काइंड ऑफ अप्रोचेज दे आर पार्ट ऑफ द हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल इनिशिएटिव्स, सो दीज आर वेरी गुड। नाउ, अब जब इतने बड़े क्लोजर के बाद स्कूल्स रीओपन हुए हैं तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी आते हैं? देखिए, अब स्कूल्स पूरे तरीके से फुल कैपेसिटी के अंदर ओपन हो चुके हैं, एंड नाउ इज द राइट टाइम, नाउ इज द अपॉर्चुनिटी कि हम प्रोएक्टिव तरीके के साथ जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं उनको एक्सपैंड करें और स्ट्रेंथन अप करें। कैसे कर सकते हैं? सो हर एक स्टेट को अपने अपने स्टेटस को रिव्यू करना होगा। दे नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द कोर एरियाज, और उनको एक रोड मैप बनाना होगा जिससे कि वो स्कूल हेल्थ सर्विसेज को रिवैम्प कर सकें, स्ट्रेंथन अप कर सकें। ऑल्सो फॉर दैट दे नीड अ वेरी डिटेल्ड टाइमलाइन, टाइम के साथ टारगेट सेट हो, एंड फॉर दैट दे ऑल्सो नीड बजटरी एलोकेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम फिफ्थ फाइनेंस कमीशन देखें तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने हेल्थ सेक्टर के लिए ग्रांट दी है, दैट शुड एंड दैट कुड बी लेवरेज्ड एज वेल। सो वी नीड टू बिल्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हमें बिल्डअप करना होगा, एंड उसे बिल्डअप करते हुए हमारा जो फोकस है उसे रिन्यू करना होगा कि जो जो हमारे पास नई पॉलिसीज मेजर्स जो आ रही हैं, जो नई सर्विसेज आ रही हैं, उन्हें किस तरह कॉम्प्रिहेंसिव किया जाए, उसको प्रिवेंटिव नेचर में लेकर आए। हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, हेल्थ को लेकर, हेल्थ बिहेवियर को लेकर प्रमोटिव मेजर्स क्या हैं, एंड देन क्यूरेटिव सर्विसेज भी। अगर कुछ डिजीज है, कोई अनोमली है, कोई, उसे किस तरीके से क्योर किया जाए। सो फॉर दैट यू नीड सम रेफरल लिंकेजेस एज वेल। तो इसमें सब कुछ होना चाहिए, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, इट शुड बी प्रिवेंटिव, इट शुड बी प्रमोटिव, एंड इट शुड बी क्यूरेटिव एज वेल। अब इसके अलावा देर शुड बी रेगुलर हेल्थ टॉक, लाइफस्टाइल सेशंस, जिसमें स्कूल टीचर्स बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे कैन इनवाइट मेडिकल एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स फॉर दैट, एंड इसे टीचिंग का एक पार्ट बनाना चाहिए। जैसे फिजिकल एक्टिविटी सेशंस एक हिस्सा है टीचिंग का, सिमिलरली हेल्थ टॉक,
लाइफस्टाइल सेशंस को भी हमें एक उनका टीचिंग का पार्ट बनाना होगा। देन जो स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स हैं, इनको हमें सप्लीमेंट करना होगा विद ऑनलाइन कंसल्टेशन। सपोज देर इज़ अ केस ऑफ फिजिकल हेल्थ नीड और देर इज़ अ केस ऑफ मेंटल हेल्थ नीड, तो ऐसे केस में ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट्स, स्पेशली जब हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, तो स्कूल एज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप मेंटल हेल्थ सर्विसेज को लेकर जो स्टिग्मा है उसे ख़त्म कर सकते हैं। You can destigmatize this, and identifying the problem and curing it then and there, that is very important. इसके अलावा पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का रोल, पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन, स्पेशली थ्रू द पेरेंट टीचर मीटिंग, उसे बढ़ाया जाए, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, दैट डू नॉट इंक्लूड प्राइवेट स्कूल मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्टली जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स तक ही रह जाते हैं। बट नाउ वी नीड टू कवर द प्राइवेट स्कूल्स ऑन द सेम लाइन एज वेल। जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं, उन्हें इस तरीके से हम डिज़ाइन करें दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट ट्रेन स्कूल्स ऑल्सो। देन हमारे पास आयुष्मान भारत प्रोग्राम है। आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो कि 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसका भी, उसके अंडर भी स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव एक हिस्सा बन सकता है। इट its implementation is suboptimal however, but it is a part of आयुष्मान भारत प्रोग्राम। हमें इस इनिशिएटिव को भी रिव्यू करना होगा, कि ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर जो फाइनेंशियल एलोकेशन है, जो डेडिकेटेडली इस सेगमेंट को मिल रहा है, उसे हमें इंक्रीज करना होगा। वी नीड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द कंक्रीट आउटकम इंडिकेटर्स। इसके अलावा जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक हेल्थ के जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, पेडियाट्रिशियंस हैं, दे शुड होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर चिल्ड्रन हेल्दी एंड एजुकेटेड। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये एक, दे हैव सेड दैट they have advised regular health checkup and screening of school children. So this has came from PMO. सो लास्टली व्हाट इज नेक्स्ट, देखें, अंत में तो हम यही कह सकते हैं कि जो हेल्थ जो ओनर्स है, वो अल्टीमेटली पॉलिसी मेकर्स के पास जाता है, हेल्थ पॉलिसी मेकर्स एंड प्रोग्राम मैनेजर्स हर एक स्टेट के अंदर। इट्स अप टू देम हाउ टू डू एवरीथिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। Apart from this, the Department of Education and Health in every state, they must work together, ताकि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो स्ट्रेंथन अप हो सके। साथ ही में चिल्ड्रन, पेरेंट, टीचर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर स्पेशलिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सबको हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना होगा। जब तक ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक हम बेटर हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन अचीव नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू गेट children, parent, health, specialist, education specialist, Department of Health, Department of Education on the same common platform. This will ensure better health, quality education for every single child. Plus, health और education की convergence करें. Let's converge the National Health Policy of 2017 and National Education Policy of 2020. With its convergence, this will result कि हर एक इंडियन स्टेट के हर एक स्कूल में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ सर्विसेज डेवलप्ड हो, उसका प्रोविजन वहाँ पे अवेलेबल हो। So this article was all about how can, first of all, see why we need to revamp the school health services, इसका significance क्या है, and lastly how can we do that. Moving ahead, हमारा next article GS paper 2 point of view से important है. It is about the outrage over the new national emblem. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो न्यू एम्बलम है, अटॉप द न्यू पार्लियामेंट हाउस, उसका फर्स्ट लुक आया, एंड दिस हैज़ डिसअपॉइंटेड मैनी, एंड काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेसीज उसकी डिपिक्शन के अंदर एलेज की जा रही हैं। तो क्या है ये, इसे समझते हैं। देखो, हमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, हमें ये देखना है कि नेशनल एम्बलम होता कैसा है और ये क्वेश्चंस रेज क्यों हो रहे हैं। Basically, here our aim is to understand our national emblem better. So, सबसे पहले कुछ basic details.
जो न्यू एम्बलम है इट इज 6.5 मीटर्स। ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है एंड इट इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दिस इज डिजाइंड बाय सुनील देओरे एंड रोमेल मॉस। ये जो न्यू एम्बलम है ये जो सेंट्रल फॉयर है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उसके टॉप पे इसको प्लेस किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो लायंस हैं इस न्यू एम्बलम में दे आर फाउंड टू बी लुकिंग मोर एंग्री and their fangs are visible as opposed to the original in which the lion is standing with very grace and glory. अब हिस्ट्री अगर हम देखें नेशनल एम्बलम की तो नेशनल एम्बलम जो अडेप्टेशन किया गया है दैट इज ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। लायन कैपिटल मौर्यन एम्परर अशोका की उस टाइम पे सारनाथ में थी, तो वहां से इसे अडेप्टेशन की गई है। ये 250 BC में बनाया गया था and this was basically built to commemorate the first sermon of Gautam Buddha, because this is where he is said to have shared the four nobles truth of life. तो उसे कमोमोरेट करते हुए उनके फर्स्ट सर्मन को कमोमोरेट करते हुए 250 BC में इसे बनाया गया था। इन द ओरिजिनल देयर आर 4 एशियाटिक लायंस एंड इनको बैक टू बैक माउंट किया गया है। एक सर्कुलर एबास्कस है, उस सर्कुलर एबास्कस के ऊपर इसको बैक टू बैक माउंट किया गया है एंड इट इटसेल्फ रेस्ट ऑन अ बेल शेप्ड लोटस। तो जो सर्कुलर एबास्कस है ये भी एक बेल शेप्ड जो लोटस है इसके ऊपर रेस्ट करता है। Originally, it was a 7 feet tall sculpture and it was made up of polished sandstone. And this, basically represents courage, power, and pride. जो फ्रीज है जो एबिस्कस का इट हैव स्कल्पचर्स इन हाई रिलीफ ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट बना हुआ है, हॉर्स है, बुल है, लायन है, विच आर मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें सो देर इज एन एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड अ लायन। ये जो एनिमल्स हैं इनको सेपरेट किया गया है बाय इंटरविनिंग धर्मचक्र। व्हील्स बने हुए हैं, धर्मचक्र बना हुआ है जो कि चारों तरफ है। धर्मचक्र ऑफ बुद्धिज्म इसे हम कह सकते हैं। दिस इज ऑन ऑल द 4 साइड्स। जो अबास्कस है जैसा कि हमने कहा वो इन्वर्टेड लोटस के ऊपर माउंट किया गया है विच इज द सिंबल ऑफ बुद्धिज्म। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। जब चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग सांग इंडिया आए सो ही लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिस पिलर इन हिज राइटिंग्स एज वेल। दिस पिलर वाज पार्ट ऑफ अशोका's प्लान टू स्प्रेड बुद्धा's टीचिंग्स। तो इस स्लाइड में हमने नेशनल एम्बलम की हिस्ट्री के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कि जो सारनाथ पिलर है इसे क्यों नेशनल एम्बलम के तौर पे एम्ब्रेस किया गया। देखें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने डिसाइड किया कि जो सारनाथ पिलर है इसे हम नेशनल एम्बलम के तौर पे यूज करेंगे, बिकॉज ये जो पिलर है ये पावर, करेज और कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है एंड फॉर अ फ्री नेशन लाइक इंडिया these 3 things, power, courage and confidence, it is very important. इस एम्बलम को 2D स्कल्पचर के तौर पे डिपिक्ट किया गया और वहां पे वर्ड्स लिखे गए सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। इसके नीचे लिखा गया दिस सत्यमेव जयते जो टर्म है ये मुंडाका उपनिषद से ली गई, वहां पे ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। There were 5 students of renowned artist Nandalal Bose. They created the emblem. जिसके बाद जनवरी 26, 1950 जो लायन कैपिटल थी अशोका की एट सारनाथ, इट ऑफिशियली बिकेम द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये एम्बलम रिपब्लिक ऑफ इंडिया की सील को रिप्रेजेंट करता है। सो लास्टली देखो हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। अभी तक जो हमारी स्लाइड्स थी दोज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट क्योंकि हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। इट्स गुड टू बी अवेयर। देखिए कहा जा रहा है कि जो लेटेस्ट जो रेप्लिका आया है इसमें लायंस बहुत एग्रेसिव लग रहे हैं एंड दिस इज काइंड ऑफ टैम्परिंग द ओरिजिनल थिंग, क्योंकि शायद जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मीट करने के लिए जल्दबाजी में
इसे अमाउंट किया गया है। ओरिजिनल एम्बलम में जो लायंस हैं उनका बहुत ही माइल्ड एक्सप्रेशन है, लेकिन जो रिवील किया गया है, हियर द लायंस लुक वेरी एग्रेसिव। लेकिन इसे डिजाइनर्स ने काउंटर किया है कि जो लायंस हैं दे आर लुकिंग एग्रेसिव बाय इंसिस्टिंग, मतलब दिस इज द मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। अगर आपको लगेगा कि आप लायन को इंसिस्ट कर रहे हो, आप ऐसी नज़रों से देख रहे हो, तो आपको वो एग्रेसिव ही नजर आएगा। एक और चीज, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो 1.6 मीटर्स टॉल है, लेकिन जो न्यू डिपिक्शन बनाई गई है वो 6.5 मीटर्स टॉल है। जो न्यू जो सॉरी जो ओरिजिनल लायन कैपिटल है वहां पे ये ग्राउंड लेवल पे है, वेर एज जो लेटेस्ट डिपिक्शन है दैट इज एट द 33 मीटर्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो कुछ बातें हैं इसे लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो इनिशिएट हुई है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, that we must know the history behind the national envelope of India, and we should know the details of it correctly. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है इसमें जो सत्यमेव जयते लिखा है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। आई रिपीट, I'll be very satisfied to see your comments down below कि जो नेशनल एम्बलम है इसमें लिखा हुआ सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है और किस स्क्रिप्ट के अंदर सत्यमेव जयते लिखा गया है। That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.